Good afternoon students. In today's lecture we will discuss about the topic the Factories Act 1948. This topic is covered in module 3 and 4. We will start with the module 3 whereby we discuss about the definitions and general provisions about the Factories Act 1948. So let's begin with the topic the Factories Act 1948. Basically अगर हम बात करें Factories Act 1948 की, हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं तो लेबर लॉ में जितने भी आपके हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने चाइल्ड लेबर पढ़ा था, ये सारे लॉज जो हैं वो लेबर के रिगार्डिंग बने हुए हैं। तो जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं तो बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो वही है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और थोड़ा बहुत अगर हम सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जब फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं तो होता क्या है कि आपकी फैक्ट्रीज काम करती हैं। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस भी बात करें और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बात करें तो फैक्ट्रीज काम करती हैं। फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपको पता है कि फैक्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल को आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में काम किया जाता है। तो वहाँ पे जो लेबर है वो थोड़ा अनस्किल्ड टाइप की लेबर आप मान सकते हैं, या फिर मान लीजिए जो भी लेबर वहाँ पे काम करती है वहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है, कुछ नेचर ऐसा होता है फैक्ट्रीज़ का कि जहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग मान लीजिए, या फिर वर्किंग कंडीशन सूटेबल नहीं होती हैं, या फिर सेफ्टी मेजर्स की हम बात करें, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं पुराने ज़माने में तो क्या है सारे काम मैनुअल होते थे। अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो आजकल बहुत सारे काम जो है वो मशीन बेस्ड हो गए हैं, जहाँ मशीनरी यूज़ की जाती है। तो आपका फैक्ट्रीज एक्ट बहुत पहले आया हुआ है, 1948 में आपका एक्ट आया था। तो जब फैक्ट्रीज एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ था तो कंडीशंस वही थी कि फैक्ट्रीज़ में लेबर काम करती थी, बट वहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस थी वो उनके लिए सूटेबल नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि एक ऐसा एक्ट आना चाहिए जहाँ पे जो आपकी फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं या फिर ऑक्यूपायर्स हैं जो भी हैं वो जो इन्वायरमेंट सूटेबल होता है एक वर्कर के लिए काम करने के लिए, वो इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड कराना। बेसिकली वो सारे मेजर्स लिखना, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मेल या अडल्ट मेल वर्कर ही काम करते हैं, वहाँ पे आपके वुमेन भी इक्वली काम करती हैं। तो वो सारे मेजर्स जो हैं आपके फैक्ट्रीज एक्ट में डाले गए हैं कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपका फैक्ट्री आपको किन फैसिलिटीज़ से प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो फैक्ट्रीज एक्ट के आने का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो जो फैक्ट्रीज एक्ट आपका सबसे पहले फैक्ट्री से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस आए थे वो आपके 1911 में आने स्टार्ट हुए थे। वहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ था कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ फैक्ट्रीज जो हैं जहाँ पे माल प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, तो उन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आपके 1911 से कुछ प्रोविजंस आने लग गए थे, लेकिन वो प्रोविजंस इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो कंट्रोल कर सके चीज़ों को। इसलिए ऑफिशियली जो आपका एक्ट आया था वो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया था। 1934 वाला जो एक्ट है उसने 1911 में 1911 में जितने प्रोविजंस थे उनको रिप्लेस किया था, और ये एक्ट आपका जो आया था उसमें बात हुई थी आपके लेबर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज़ में काम कर रही है उनके प्रोविजंस की। बट इसमें भी कुछ ऐसे लूप होल्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंक्लूड नहीं की गई थी। ये मतलब फुल एक्ट नहीं था, उनके प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंप्लीट एक्ट नहीं माना गया था। तो इसलिए जो हमारा अब जो हम एक्ट पढ़ते हैं, अब जो फैक्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होता है एक्ट, वो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 पढ़ते हैं। जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 है वो जो पास किया गया था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पास किया गया था वो आपका 28 अगस्त 1948 को किया गया था। उसको गवर्नर जनरल की जो कंसेंट मिली थी वो सितंबर 23, 1948 को मिली थी, और दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949।
9। तो ये आपका जो थोड़ा सा बेसिक प्रोविज़न है, अगर हम शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की बात करते हैं तो ये आपके थोड़े बेयर प्रोविजंस हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट के रिगार्डिंग है, कि सबसे पहले 1911 में प्रोविजंस आए थे, फिर उसके बाद 1934 में एक फैक्ट्रीज एक्ट 1934 आया था, बट फिर सारे एक्ट्स को, मतलब इन सारे प्रोविजंस को एक क्यूमुलेटिव एक्ट में इंक्लूड किया गया था, जो आज भी हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। आज भी वही एक्ट है जो गवर्न करता है फैक्ट्रीज से रिलेटेड प्रोविजंस को, वो आपका था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। अब हम बात करते हैं कि आपके फैक्ट्रीज एक्ट के हमने बेसिक प्रोविजंस पढ़ लिए, हिस्टोरिकल का थोड़ा सा हमने ब्रीफली देख लिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है कि वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी, वर्किंग आवर्स, आपको पता है कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट होता था, पूरे उनके वेजेस नहीं मिलते थे, ओवर टाइम करते रहते थे लोग, ओवर टाइम वेजेस नहीं मिलते थे, वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थी, उनका हैरेसमेंट होता था, मेंटल हैरेसमेंट, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, वो कुछ ऐसी हीट में काम कर रहे हैं तो ये भी नहीं ध्यान रखा जाता था कि ये हीट मतलब इनकी हेल्थ के लिए कितनी हैज़ार्डस हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं अगर हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को देखते हैं। तो उन सब चीज़ों को बेसिकली, अगर आप लॉ की बात करते हो तो लॉ ऐसा नहीं है कि लॉ पहले बनता है और चीज़ें बाद में होनी स्टार्ट होती हैं, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करके उनके ऊपर लॉ बनाया जाता है। तो वही है, फैक्ट्रीज़ में जो भी हमने देखा, जनरली हमने नोटिस किया कि ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड होने चाहिए, वुमेन से रिलेटेड होने चाहिए, उनके लिए रिक्वायर्ड है। तो उस चीज़ को हम लॉ फॉर्म में उसको लीगली एनफोर्स कराने के लिए हम एक एक्ट बना देते हैं। तो यही रीज़न है जो हम सेफ्टी मेजर्स वगैरह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव आपके फैक्ट्रीज एक्ट का। वो जो भी मेजर्स आपके सिलेबस में भी कवर किए गए हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या फैक्ट्रीज एक्ट एक्चुअली में बनाया क्यों गया है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो डेफिनेशंस का है। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले जनरली क्या होता है, आपके हर एक्ट में, कोई भी एक्ट आप देखते हो तो उसमें जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो आपका शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट का होता है, जिसमें आपका नाम बताया जाता है एक्ट का और वो कब इन्फोर्स हुआ था, कब एक्ट वो आया था, वो डेट बताई जाती है। और जो दूसरा आपका सेक्शन होता है वो जनरली सारे एक्ट में डेफिनेशंस का होता है। इसी तरह आपके फैक्ट्रीज एक्ट में भी जो आपका सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस का बात करता है। तो डेफिनेशंस बेसिकली स्टार्टिंग में क्यों दी जाती है, क्योंकि आपका जो पूरा एक्ट है उसमें बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टर्म है वो क्लियर होनी चाहिए कि उसका लिटरल मीनिंग आपके इस एक्ट में क्या है। ठीक है, तो इसलिए आपकी डेफिनेशंस पहले दी जाती हैं। वहाँ ये बताया जाता है कि अगर आपके एक्ट में ये वर्ड यूज़ होगा तो इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो इसलिए जो भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से समझ लें। तो जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं तो मैं आपको लाइन से सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक मतलब एग्जांपल फ्रेम करके थोड़ा डेफिनेशन बताऊंगी और सिर्फ वही डेफिनेशन बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट में बेसिकली क्या होता है, एक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में क्या होता होगा, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री होती होगी। ठीक है, फैक्ट्री में अगर एक फैक्ट्री है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी और वो मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स कर रहे होंगे। तो क्या होता है, फैक्ट्री में एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कोई भी प्रीमाइसेस हो सकती है, उस प्रीमाइसेस में कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है और वो काम कौन कर रहे होते हैं, आपके वो वर्कर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो वर्कर्स कौन होते हैं, वर्कर्स आपके जो भी उस फैक्ट्री में एम्प्लॉय किए गए पर्सन, वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्कर्स में आप अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें और अगर हम डेफिनेशंस की बात करें और अदर प्रोविजंस की भी अगर हम बात करें तो
वर्कर्स में जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम अडल्ट को भी इंक्लूड करते हैं, अडोलसेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, चाइल्ड को भी इंक्लूड करते हैं, और लास्ट में जो है आपको यंग पर्सन को भी हम इंक्लूड करते हैं और वुमेन को भी इंक्लूड करते हैं। तो इन सब की डेफिनेशन हम अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे, आपकी डेफिनेशंस में भी ये दी गई हैं, ठीक है। तो जब हम डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम फैक्ट्री की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फैक्ट्री से क्या मीनिंग है, फैक्ट्रीज में कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम फैक्ट्री की डेफिनेशन की बात करें जो आपके सेक्शन 2M में दी गई है, तो 2M में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये कहती है कि एक ऐसी प्रीमाइसेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो प्रीमाइसेस है जहाँ पे काम जो हो रहा है वो विद पावर हो रहा है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो यूज़ की जा रही है और वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो प्रीमाइसेस जो है वो आपकी फैक्ट्री में इंक्लूड की जाती है। सेकंड आपका दिया हुआ है कि एक ऐसी प्रीमाइसेस जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे पावर का यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो वाली प्रीमाइसेस भी आपकी फैक्ट्री में इंक्लूड की जाती है। और ये वो प्रीमाइसेस हैं जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रीमाइसेस हैं वहाँ पे 20 लोग कुछ और ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये फैक्ट्री के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क होना ज़रूरी होता है। तो 10 या 10 से ज़्यादा लोग जो विथ पावर काम कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। 20 या 20 से ज़्यादा लोग जो विदाउट पावर काम कर रहे हैं और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व है, तो उन प्रीमाइसेस को जो है वो आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हो। तो जब फैक्ट्रीज एक्ट की बात आती है, फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस के एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे यही चेक किया जाता है कि एक प्रीमाइसेस होनी चाहिए, उस प्रीमाइसेस में इतने वर्कर्स होने चाहिए और वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन आपकी 2K में दी गई है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जब हम फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने ये बता दिया कि ये चीज़ें, ये प्रीमाइसेस जहाँ पे इतने वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन आपकी डेफिनेशन में 4 ऐसी चीज़ें भी दी गई हैं जो ये कहती हैं कि इन चीज़ों को, मतलब इन प्रीमाइसेस को या इन ऑक्यूपेशंस को जो है आपके फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपका जो इंक्लूड किया गया है वो माइन को किया गया है, मतलब माइन को आपके एक्सेप्शंस में इंक्लूड किया गया है। माइंस को आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन से हटा दिया गया है। वो ये कहते हैं कि माइंस में जो भी वर्क होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता है बेसिकली, और माइन को हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सेकंड आपका मोबाइल यूनिट, मतलब कोई भी मोबाइल यूनिट जो होती है जो आर्म फोर्सेस रन कर रही होती है, उसको भी आपका फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेलवे शेड और होटल, मतलब रेलवे अगर कोई शेड या होटल रन कर रही है वहाँ पे चाहे कितने भी वर्कर्स काम कर रहे हो, उसको भी आपका फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका है रेस्टोरेंट और एनी ईटिंग प्लेस, मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट कोई चल रहा है या फिर कोई खाने पीने का जो रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ईटिंग पॉइंट बनाया हुआ है, उसको भी आपका फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका जो सबसे लीडिंग केस है आपका, अगर हम फैक्ट्री का लीडिंग केस की बात करें तो वो बीपी गोपाला राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंध्र प्रदेश है। इस केस की अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो इस केस में एक टोबैको की बात हुई है। तो इसमें क्या हुआ है, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है बेसिकली, और प्रीमाइसेस की बात हुई है थोड़ी बहुत। उसमें ये बताया गया है कि इसमें जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में होता है और जो प्रीमाइसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है वो आंध्र प्रदेश में होता है। वहाँ पे टोबैको का क्लीनिंग, उसको रैपिंग का जो भी काम है वो जो हो रहा होता है, सनक्योर टोबैको की बात हो रही है, वो जो आप लोकल वेंडर से ख़रीद के आंध्र प्रदेश में ही उसका जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनका कहना ये था
कि आंध्र प्रदेश में जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, इस प्रीमाइसेस में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये 2M की डेफिनेशन में भी आता है जो फैक्ट्री की डेफिनेशन है, और 2K की प्रोसेस में भी आता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन बताता है। तो ये दोनों एरियाज़ को कवर करता है। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है, वो बेसिकली जो फैक्ट्री है वो कहाँ की है, ये मैटर नहीं करता। कोई भी आप प्रीमाइसेस हैं वहाँ पे अगर आप ये चीज़ें करने लग जाते हो, आपका हेड ऑफिस मुंबई में है लेकिन आपने आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी प्रीमाइसेस लेके वहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय कर रखे हैं और आप उसी में एक प्रोसेस पूरी कर रहे हो, ठीक है। टोबैको की फैक्ट्री आपकी मुंबई में है, लेकिन आप जो मेजर वर्क है, जो मान लीजिए अगर मैं सिगरेट की बात करूँ, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का मेजर वर्क जो है आपका वो आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आंध्र प्रदेश में आप जो भी प्रीमाइसेस पे काम कर रहे हो उसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा और उस पर फैक्ट्रीज एक्ट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन की, और ये आपका केस है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लीडिंग केस माना जाता है आपके फैक्ट्रीज एक्ट में, बीपी गोपाला राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आपने फैक्ट्री की बात कर ली कि फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आपकी बहुत सी जो डेफिनेशन है उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, लाइक मतलब मेकिंग, ऑल्टरिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, ठीक है, पंपिंग ऑयल, वाटर सीवरेज, और यहाँ तक कि मतलब कोल्ड स्टोरेज में भी आप जब चीज़ों को रखते हो वहाँ पे स्टोर करते हो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मतलब जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, ये जो भी चीज़ें हैं जो आपके एसेंशियल हैं एक प्रोडक्ट को, मतलब एक चीज़ को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या वर्क इन प्रोग्रेस में करने के लिए, तो वो जो भी आपको एसेंशियल लगती हैं चीज़ें XYZ जिस भी फॉर्म में एसेंशियल लगती हैं उन सबको आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी काम हो रहा है उसमें तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन 2K में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब जब हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं कि एक प्रीमाइसेस है जो फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। मतलब एक चीज़ अगर मैं बात करूँ लाइक मतलब मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, फैक्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है कि हर चीज़ें स्टेप्स में होती है। लाइक मतलब अगर मैं सिगरेट की बात कर रही थी, मैंने जब आपको केस बताया, तो सिगरेट में क्या है कि आपका जो भी टोबैको है उसकी क्लीनिंग भी होती है, टोबैको है उसको रिफ़ाइन किया जाता है, फिर उसको मतलब जिस पेपर में रोल किया जाता है उसका अलग प्रोसेस चल रहा होता है, या जो भी मतलब XYZ उसके लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में लोग बैठ जाते हैं कि मैं बैठ गई और मैंने लेके और सिगरेट को रोल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें अलग अलग स्टेप में अलग अलग लोगों को हैंड ओवर होती हैं। तो वो जो जितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, चाहे कुछ भी स्टेप्स मान लो, ब्रेकिंग की मान लो, मतलब ब्रेकिंग मतलब जो भी टोबैको है उसको ब्रेक करना मान लो, या फिर ऑल्टर करना, या फिर मेकिंग मतलब जो भी बना रहे हो आप, क्लीन कर रहे हो जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में इंक्लूड की गई हैं आपकी सेक्शन 2K में, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब हम आते हैं वर्कर्स की बात पे। आपका पूरा जो एक्ट बना हुआ है वो एक्चुअली में बना तो आपका कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बना किसके लिए? फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही बना है। उनके अगेंस्ट में जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी कंडीशंस को ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। तो वो कौन लोग हैं जिनके लिए बेसिकली आपका फैक्ट्रीज एक्ट बात करता है? तो वो कौन है? जो आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। वर्कर्स की डेफिनेशन आपकी अलग दी गई है, 12 में दी गई है।
12 में ये कहा गया है कि एवरी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फैक्ट्री विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्कर। ठीक है, जो भी पर्सन आपका या तो डायरेक्टली फैक्ट्री में इंक्लूड मतलब फैक्ट्री ने ही एम्प्लॉय किया है या फिर कोई एजेंट के थ्रू एम्प्लॉय किया गया है, वो सारे जो पर्सन्स हैं आपके वो वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है, टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे वर्कर्स की डेफिनेशन में आपके इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन जब हम बायरफिकेशन करते हैं आपकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली कि फैक्ट्रीज में कितने कैटेगरीज के लोग काम कर सकते हैं, तो अगर हम डेफिनेशंस में देखें तो सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन है वो अडल्ट की दी गई है। अडल्ट कौन होता है? बेसिकली अडल्ट की डेफिनेशन अगर हम 2A में देखें तो अडल्ट बेसिकली आपका वो होता है जो 18 ईयर्स से ऊपर होता है, मतलब जो अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर चुके हैं उन पर्सन्स को अडल्ट की डेफिनेशन में हम काउंट करते हैं। ठीक है, अडल्ट भी आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मतलब जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो सारे अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके लिए आपने अलग से बता दिया कि वो अडल्ट माने जाएंगे। फिर आपका सेक्शन 2 भी बताता है एडोलसेंट्स की बात। ठीक है, एडोलसेंट्स का डेफिनेशन आपको अगर याद है तो हम पहले भी एक जगह पढ़ चुके हैं, हम चाइल्ड लेबर में भी एडोलसेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहाँ पे आपके एडोलसेंट की डेफिनेशन में दिया गया था कि जो लोग 14 साल से ऊपर के हैं लेकिन 18 साल से कम के हैं उनको एडोलसेंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। आपका फैक्ट्रीज एक्ट में थोड़ा डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका चाइल्ड लेबर में 14 साल से ऊपर और 18 साल से कम को इंक्लूड किया गया है, और आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें एडोलसेंट की डेफिनेशन जो है उसमें 15 साल से ऊपर और 18 साल से कम के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको एडोलसेंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आपका चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड वो पर्सन होता है जो आपकी 15 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। चाइल्ड की डेफिनेशन चाइल्ड लेबर में भी पढ़ी थी, वहाँ पे 14 साल था, यहाँ पे वो 15 साल है। जिसने अभी 15 साल की एज कंप्लीट नहीं की है वो आपका चाइल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट आपका यंग पर्सन की डेफिनेशन दी गई है 2D में। तो यंग पर्सन कौन होता है? यंग पर्सन की डेफिनेशन में आपका दे दिया गया है कि यंग पर्सन कैन बी ईदर बी एडोलसेंट और चाइल्ड, मतलब जो आपकी 2B में डेफिनेशन एडोलसेंट की दी गई है वो भी यंग पर्सन माना जा सकता है, और जो 2C में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है वो भी आपका जो है यंग पर्सन माना जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है वुमन। वुमन की आपकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन वो भी वर्कर की कैटेगरीज में ही आते हैं। जब हम नेक्स्ट प्रोविजंस पढ़ेंगे वर्कर के रिगार्डिंग तो उसमें ये सब पार्ट्स आपके कवर होंगे कि चाइल्ड से रिलेटेड आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, वुमेन से रिलेटेड जो हैं वो क्या प्रोविजंस हैं, और नॉर्मल जो आपके वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस आपके फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेजर डेफिनेशंस हैं। अब जो बात आ रही है कि फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्रीज में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रोसेस चल रही है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो हजार्डस होती हैं। ठीक है, हजार्डस प्रोसेसेस की डेफिनेशन भी आपकी डिफाइन की गई है आपके फैक्ट्रीज एक्ट में अलग से कि वो कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो हजार्डस मानी जाती हैं, और फैक्ट्रीज एक्ट में उसको क्या मीनिंग दिया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट में जो आपका सेक्शन 2C भी है वो बेसिकली हजार्डस प्रोसेसेस की बात करता है। वो बेसिकली ये कहता है कि वो सारे प्रोसेसेस जो मटेरियल इम्पेयरमेंट करते हैं एक वर्कर की हेल्थ का, ठीक है, जो किसी पर्सन की हेल्थ का जो इम्पेयरमेंट मटेरियल इम्पेयरमेंट कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस जो आपकी फैक्ट्री में हो रही है, मान लो उनसे कोई नुकसान हो रहा है किसी वर्कर की हेल्थ को, ठीक है, तो उसको आपकी हजार्डस प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंडली जो ऐसी कोई प्रोसेस, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा कि वर्कर की हेल्थ पे कोई नुकसान कर रही है। दूसरा, अगर वो प्रोसेस जो है वो आपकी जनरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है,
तो वो भी हैजार्डस प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा और उसको आपके फैक्ट्रीज एक्ट से कंट्रोल किया गया है कि अगर ऐसी प्रोसेसेस हैं तो उनके रिगार्डिंग में क्या प्रोविजंस होने चाहिए आपके फैक्ट्रीज एक्ट में। तो ये आपका हैजार्डस प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। अब जो आपकी मोस्टली हमने सारी डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ ली है। नेक्स्ट जो आपकी एक डेफिनेशन बचती है वो बेसिकली ऑक्यूपायर की डेफिनेशन बचती है जो आपके सेक्शन 2N में दी गई है। ऑक्यूपायर मतलब बेसिकली अगर हम ऑक्यूपायर की बात करें तो फैक्ट्री का ओनर मान लीजिए उसको। ओनर की यही है कि अगर फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री का जो ओनर है वो कोई फर्म है तो फर्म में कोई भी पार्टनर जो है उसको ऑक्यूपायर या ओनर मान लिया जाएगा। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर लाने के लिए ज़रूरी होता है कि ये क्लियर हो कि उसका ओनर कौन है। ठीक है, कोई भी मान लो आप लीगल प्रोसेस है आप करोगे तो फैक्ट्री पे क्यूमुलेटिव तो नहीं हो सकती, उसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्यूपायर को आपने डिफाइन कर दिया कि अगर फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म में जो भी पार्टनर है उनमें से कोई भी पार्टनर हो सकता है। कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी का कोई डायरेक्टर हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फैक्ट्री की जो रन हो रही है उसमें जो मैनेज कर रहा है अफेयर्स को, उसको हम ऑक्यूपायर की डेफिनेशन में डाल दिए हैं। तो वो बेसिकली क्या है, अगर कोई लीगल प्रोविजंस अराइज होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स अराइज होती हैं अगेंस्ट कंपनी, तो उसके लिए ये जो है ये उसको क्या है कि रिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट्री को। तो इसलिए हमें ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेशंस का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, वो हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर सेफ्टी से या हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं, वुमेन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.